ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जो अभी एक लड़की की बॉडी के अंदर रीबॉर्न होती है। एंड उसे पता लगता है कि ये तो एक बेचारी लड़की है जिसे अपनी फैमिली की अडॉप्टेड बेटी की जगह यहाँ जेल भेज दिया गया। वो उस लड़की की पूरी स्टोरी याद कर रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी की फैमिली उसे अपनी अडॉप्टेड बेटी की जगह जेल भेजने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो फिर वो कहने लगती है कि आखिर याओ ने किसी को कार से हिट करी है, तो आप लोग उसका ब्लेम मुझे क्यों लेने दे रहे। तो फिर यहाँ सूजी के डैड और भाई उसे समझाने लगते हैं कि क्योंकि वो किसी काम की नहीं है और उसकी जगह याओ तो कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है, उसने फैमिली के लिए इतने सारे अवार्ड जीती है और फैमिली का नाम अच्छा करी है। और वो सूजी को चिल्लाते हैं कि तुमने तो उल्टा हमारा नाम खराब कर रही हो, तुम्हारा वो वीडियो लीक होने की वजह से फुयन ने तो ऑलरेडी तुम्हारे साथ शादी तोड़ दिया। वो तो अच्छा हुआ कि जो तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मान गया, नहीं तो सोचो तुम्हारा क्या होता, हमारी भी कितनी बेइज्जती हो जाती। सूजी का फियांसी जो भी उससे कहने लगता है कि देखो तुम ही जेल चली जाओ, क्या तुम अपनी सिस्टर को जेल भेजना चाहती हो, तुम्हारे ऐसा करने से तो उसका करियर खराब हो जाएगा। तो फिर ये अंकल भी उसे समझाने लगते हैं कि देखो तुम तो जेल जाकर वापस भी आ जाओगी तो तुम फिर भी हमारी फैमिली की डॉटर होंगी। लेकिन याओ याओ की बात अलग है, वो आखिर कितनी सेंसिटिव है क्योंकि आखिर वो इस घर की अडॉप्टेड बेटी है, इसलिए हम उससे नहीं जेल में डाल सकते। याओ यहाँ पर सूजी के पास आकर उसके कान में कह दिए कि तुम्हारी जो म्यूजिक शीट है तुम्हारे जाने के बाद मैं उसका अच्छा यूज करूंगी। और फिर ये सारे लोगों से जेल भेज देते हैं। यही सारी चीजें अब यहाँ सूजी याद कर रही होती है कि इस बेचारी लड़की के साथ ये सब हुआ है। तो वो तो सोच लेती है कि अब इस लड़की की जगह मैं उसकी फैमिली के पास जाने वाली हूँ और उन सभी से इसका रिवेंज लेने वाली हूँ, और जो उन लोगों ने उसके साथ किया है उसका मैं डबल ट्रिपल उन्हें रिटर्न करने वाली हूँ। दूसरी तरफ हम हमारे मेल लीड जिन को देखते हैं, जिसे यहाँ उसका असिस्टेंट इस बारे में बता रहा होता है कि जेल में मिस सूजी को मारने के लिए किसी ने 2 लोग भेजे हुए थे, पर आपके ऑर्डर पर मैंने उन्हें पकड़ लिया और ये भी बात हो गई है कि अब मिस सूजी को कल ही जेल से छोड़ दिया जाएगा। जिन ये सुनकर खुश होता है और वो अपने पैट डॉग से कहने लगता है कि कल हम तुम्हारी मॉम से मिलने जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे सूजी को यहाँ जेल से छोड़ दिया जाता है। जब वो बाहर आती है तो यहाँ पर फिर उसका लॉयर उसे बताता है कि जब तक वो अपने फैमिली मैटर को हैंडल नहीं कर लेती तब तक ये बॉडीगार्ड उसकी सेफ्टी के लिए उसके साथ रहेगा। तो यहाँ पर फिर सूजी जिनको देखते ही पहचानती है कि ये उसे जाना पहचाना लग रहा है, पर उसे फिर याद नहीं होता कि ये कौन है। वो उसे उसका नाम पूछती है और फिर उसके साथ कार में आके बैठती है। तभी जेन उससे पूछता है कि आज उसकी पूरी फैमिली उसकी अडॉप्टेड सिस्टर याओ का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक होटल में गए हुए हैं, तो फिर वो होटल जाना चाहती है या फिर पहले घर पे। तो सूजी तो कह देती है कि ऑफ कोर्स पहले मैं उन लोगों को परेशान करने जाऊंगी। तो यहाँ पर ये सुनने के बाद जिन स्माइल करता है और उसे बताता है कि उसने ऑलरेडी उसके लिए पार्टी में जाने के लिए ड्रेस तैयार करके रखा है जो कि उसे पसंद आएगा। तो सूजी फिर ड्रेस को देखती है उसे पूछने लगती है कि तुम तो बस एक बॉडीगार्ड हो ना, तो तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ जो तुमने इतनी महंगी ड्रेस खरीदे। तो फिर वो कहता है कि अब से आप मेरी बॉस हो तो मुझे कुछ सिंसियरिटी तो दिखानी चाहिए ना। फिर सूजी खुश होती है। फिर इसके बाद जब सूजी जिनके साथ यहाँ पार्टी में पहुंचती है तो सूजी का फियांसी जो उसे देखते के साथ ही शॉक होता है और कहता है कि तुम जेल से बाहर कैसे आ गई, देखो तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए, आज याओ का बर्थडे और उसका स्पेशल डे, यहाँ पर मीडिया वाले भी आए हैं, तो तुम यहाँ पे रहोगी तो याओ की इमेज खराब हो सकती है, तो अब भी जाओ यहाँ से। जैसे यहाँ सूजी को हाथ लगाने वाला होता है तो जिन उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है और सूजी इस जोर से कह देती है कि आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, और फिर वो जिन को इसे छोड़ने का ऑर्डर दे देती है और सीधा फिर पार्टी के अंदर आती है। तो जैसे यहाँ पर याओ से देखती है तो वो सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट करने आई है। वो तुरंत ही उसके पास आती है और पूछती है कि सिस्टर तुम यहाँ पर कैसे, तुम्हें तो अभी जेल में होना चाहिए था ना, क्या तुम स्पेशली यहाँ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने आई हो। सूजी कहती है कि बर्थडे नहीं, मैं तो यहाँ पर तुम्हें डिस्कस करने आई हूँ। ऐसा बोलकर उसे धक्का देते हुए वो चली जाती है अपना बैठने के लिए और जिन उसे सीट निकाल के दे रहा होता है। तभी यहाँ पर इस बारे में याओ जो को बता रही होती है कि लगता है सिस्टर मुझसे हेट करती है। तो फिर जो कहता है कि वो जेल से आने के बाद लगता है बहुत ज़्यादा गुस्सा है। याओ कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गुस्से में तुम्हारे साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दे। तो जो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो आखिर मुझसे बहुत प्यार करती है और वैसे भी उस जैसी जेल से छूटी हुई लड़की को कौन ही मिलने वाला है, तो मेरे अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो याओ कहती है कि आखिर उसके पीछे जो मैन खड़ा है वो कौन है। तब यहाँ पर सूजी तो इस पूरी फैमिली को देखकर सभी के नाम सोच रही होती है कि सारे यहाँ पे टेबल पे बैठे और बाकी जो और याओ से तो वह गेट पर मिल गई थी, लेकिन एक बंदा नहीं दिख रहा जिसका नाम जिहान है। वो ही तो इस सूजी के साथ सबसे अच्छे से था ना, तो वो कहाँ पर है। असल में वो सूजी का छोटा भाई है। यहाँ पर जिन उसके क्लोज आता है और पूछता है कि क्या कुछ ऑर्डर है। तो फिर वो कहती है कि आखिर जिहान क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बताता है कि असल में
इस फैमिली का जो 4th यंग मास्टर है वो अभी बीमार है, इसलिए वो रूम में रेस्ट कर रहे हैं। फिर याओ यहाँ पर आकर सूजी से पूछने लगती है कि सिस्टर क्या तुम बताओगी कि जेल में आखिर कैसी फीलिंग आती है, मुझे भी जानना है। तो इसकी बात सुनकर यहाँ पर लोगों को पता लग जाता है कि ये लड़की असल में जेल से आई हुई है, तो सभी लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं। तो सूजी भी इस याओ को अच्छा जवाब देती है कि इतनी भी जल्दी क्या है, एक दिन जब तुम खुद जेल में जाओगी ना तो फिर तुम्हें वहाँ का लेफ्ट ओवर फूड जरूर खाने को मिलेगा। इस बात से याओ गुस्सा हो जाती है। तो फिर यहाँ सूजी के डैड उसे चिल्ला रहे होते हैं कि तुम किस तरीके से बात कर रही हो। सूजी कहती है कि जिसको नहीं सुनना है वो जाके मर जाए। तो फिर डैड चिल्लाते हैं कि आखिर आज याओ का बर्थडे है और तुम उसके बर्थडे वाले दिन उसे कैसी चीजें बोल रही हो, क्या तुम उसे कर्ज कर रही हो। फिर सूजी का भाई उसे कहने लगता है कि याओ बस तुम्हारा जेल का एक्सपीरियंस जानने के लिए क्यूरियस हो रही थी, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसे ऐसे ताने सुनाओगी। देखो अब यहाँ पर आई गई हो तो अच्छी फैमिली की तरह रहो। तभी सूजी को याद आ रहा होता है कि उसका जो ये भाई है वो बिल्कुल भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता है एंड उसका सारे काम का क्रेडिट उसने याओ को दे दिया था और उसके ऊपर ही सारा ब्लेम डाला था कि उसे तो उल्टा अच्छी सिस्टर बन के सब कुछ सहना चाहिए। सूजी ये सब याद करके वाइन लेकर उसके सामने फेंक देती है और ग्लास को भी फोड़ देती है। तो फिर उसके डैड चिल्लाते कि आखिर तुम अपने भाई की कैसे बेइज्जती कर रही हो। सूजी तो कह देती है कि पहले जो बेइज्जती करता है उसे रिटर्न में भी यही मिलेगा। और फिर वो जिन से कहती है कि हम लोग चलते हैं, मुझे यहाँ पर बहुत ही डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। और वो स्टाइल में यहाँ से जिन के साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी फिर जब यहाँ अपने घर पे पहुँचती है तो सारी मेट्स उसे बाहर ही रोक लेती है और उसे कह देती है कि यहाँ पर अरे गहरे लोगों का आना अलाउड नहीं है और खास करके क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों का तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर फिर सूजी उसे अपने पास आने को बोलती है और तुरंत ही उसका बाल खींचकर उसे इस फैमिली का नाम पूछती है और कहती है कि अब तुम मेरा नाम बताओ। इस तरीके से वो उसे समझा देती है कि मेरा सरनेम और इस फैमिली का सरनेम सेम है, तो मैं इस फैमिली की मेंबर हूँ, तो तुम होती कौन हो बोलने वाली कि मैं अपनी फैमिली के घर नहीं जा सकती हूँ। सूजी का छोटा भाई जिहान यहाँ छुप कर ये सब देख रहा होता है और वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। फिर उसके सामने आकर कहने लगता है कि अब तो तुम बहुत ही स्ट्रांग बन चुकी हो और पहले तो तुम एक मैन के पीछे पड़ी रहती थी और उससे ऑब्सेस्ड रहती थी। ये कहकर वो चला जाता है। सूजी उसकी बातें सुनने के बाद जिन से पूछती है कि आखिर इस बंदे का ये क्या एटीट्यूड था मेरे लिए। तो जिन कहता है कि फिक्र मत करो, जब मेरे पास फ्री टाइम होगा तो मैं इसे पीटूंगा। सूजी फिर जैसे अंदर जाती है तो उसे एक एंटीक रखा हुआ दिखाई देता है, तो ग्लास फोड़कर वो उसे निकालने जा रही होती है। यहाँ पर जीन उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ में चोट लग जाएगी। वो उसे निकालकर उस ग्लास को देता है, जिसे देखकर फिर सूजी को और पुरानी चीजें याद आई होती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी जब न्यू अपने इस घर में आई होती है तो यहाँ पर उसकी फैमिली तो उसकी अडॉप्टेड सिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और बारी बारी उसे अच्छे अच्छे गिफ्ट दे रहे होते हैं। सूजी के पास तो पैसे नहीं होते और वो बस एक ग्रीटिंग कार्ड उसे देती है, जिसे देखकर फिर उसकी फैमिली उसकी बेइज्जती करने लग जाते हैं कि आखिर क्या उसके पास पैसे नहीं है जो उसने इतना बेकार से अपने सिस्टर को गिफ्ट दिए। तो सूजी के छोटे भाई हान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो पूरी फैमिली से कहता है कि आखिर आप लोग सिस्टर को कैसे ट्रीट कर रहे हो, आज इसका भी तो बर्थडे है ना। तो फिर याओ तुरंत ही बेचारी बनने का नाटक करते हुए कहने लग जाती है कि सिस्टर मैं जानती हूँ कि इतने सालों से मैं तुम्हारी जगह तुम्हारे घर पे रह रही थी, तो तुम मुझसे बहुत ही हेट करती होंगी। ये सुनते के साथ ही फिर अंकल यहाँ पर फिर सूजी को चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर ये है तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है तो क्या हुआ, ये भी हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो आखिर तुम्हें इसे इतने बुरे तरीके से कैसे ट्रीट कर सकती हो। सूजी का भाई भी उसे चिल्ला देता है और कह देता है कि मैं तो तुम्हें नहीं बल्कि सिर्फ याओ को ही अपनी सिस्टर मानने वाला हूँ। तो यहाँ पर फिर हान कहता है कि सिस्टर ये लोग तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, मैं करूँगा। और वो अपनी तरफ से सूजी को गिफ्ट दे रहा होता है, तो जल्दी से आंटी वो गिफ्ट लेकर इस याओ को दे देती है। अब यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है और सूजी जिनसे इस बारे में पूछ रही होती है कि ये एंटीक क्या कोई लग्जरी आइटम है। तो फिर वो उसे बताता है कि हाँ। सूजी को शक हो रहा होता है कि इसे लग्जरी चीजों के बारे में पता है, तो ये कोई नॉर्मल बॉडीगार्ड तो है नहीं। फिर इतने में सूजी की पूरी फैमिली यहाँ पर आ जाते हैं और आंटी तो उसे चिल्लाने लगती है कि आखिर उस गिफ्ट को तुमने हाथ कैसे लगाई, वो याओ का सबसे फेवरेट है। यहाँ पर सूजी का भाई भी उसे यही कह रहा होता है याओ की चीजों को हाथ मत लगाओ। सूजी कहती है कि अच्छा तो ये उसकी फेवरेट है। फिर वो इस ग्लास को गुस्से में उठा के जोर से फेंक कर तोड़ देती है और कहती है कि सॉरी गलती से मेरा हाथ स्लिप हो गया। तभी यहाँ पर ये सारे लोग तो शॉक हो जाते हैं और हान ये सब देखकर खुश होता है कि उसने बिल्कुल सही करी है। और फिर हान वापस से अपना रूम में चला जाता है और फिर सूजी इन सभी को सुनाते हुए जिनसे कहने लगती है कि कुछ लोग कितने खराब होते हैं ना, जो कि दूसरों की चीजों को अपनी समझने लगते हैं। तो जिन कहता है कि ऐसे लोगों को अपने हाथों से गंदे काम करने की आदत हो गए, तो इनके तो हाथ ही काट देने चाहिए। फिर ये सुनकर याओ को तो चक्कर आने लगता है और वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। तो यहाँ पूरी फैमिली उसकी केयर में लग जाते हैं कि तुरंत ही डॉक्टर को बुलाओ।
तभी सूजी जिन को ऑर्डर दे रही होती है कि जब तक याओ अनकॉन्शियस है तो मैं उसके रूम में रहूँगी, क्योंकि मैंने सुनी हूँ कि उसके रूम की लाइटिंग बड़ी अच्छी है। तो जिन उसके ऑर्डर पे फिर उसे याओ के रूम में लेके जाने के लिए निकलता है। इसके बाद जब याओ को होश आता है तो वो देखती है कि वो यहाँ सोफ़ा पर है। तो फिर वो पूरी फैमिली से पूछती है कि आप लोग मुझे मेरे रूम में क्यों नहीं लेकर गए। तो फिर ये लोग बताते हैं कि असल में तुम्हारे रूम में अब सूजी रह रही है। तो ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। यहाँ पर फिर सूजी का भाई से बता रहा होता है तुम्हारे रूम से तुम्हारा सारा सामान भी दूसरे बेडरूम में शिफ्ट करवा दिए, और जब हम लोग तुम्हें लेकर हॉस्पिटल गए थे तब उसने ये सब करी। ये सुनने के बाद याओ को तो फिर से चक्कर आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी यहाँ रूम में होती है और जब वो अपना बाल कॉम्ब करने जा रही होती है तो उसे कुछ आ ही नहीं रहा होता है। तभी जिन आकर उसकी हेल्प करने लगता है और कहता है कि अब से ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूँगा। तो फिर वो कहती है कि तुम्हें तो कितना कुछ आता है, आज होटल में भी मेरा बाल तुमने बनाए थे। फिर वो सूजी को रेडी कर देता है और वो पूछती है कि तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ना क्योंकि वो याओ पक्का जाग गई होगी। तो ये बताता है कि हाँ जाग गई थी, लेकिन जैसे उसने सुनी कि तुमने उसका रूम ले लियो तो फिर वो गुस्से में फिर बेहोश हो गई। सूजी कहती है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी स्ट्रेस को मैं क्या क्या नहीं करने वाली हूँ, इस सब से झेलना होगा। जिन पूछता है कि क्या तुमने इस फैमिली में अपनी अथॉरिटी अच्छे से स्टैब्लिश कर ली। तो सूजी कहती है कि नहीं, अभी तो लास्ट स्टेप बचा हुआ है। तो फिर जिन पूछ रहा होता है कि अब तुम नेक्स्ट क्या करने वाली हो, तुम्हारा क्या प्लान है। सूजी कहती है कि नेक्स्ट प्लान ऑफ कोर्स ये होगा कि पहले मुझे अब याओ के सारे बैकर्स को डील करना है, और पहले मैं किसे चुनूंगी ये तो अभी मेरे मूड पे डिपेंड होगा। और फिर वो उसे अपने साथ डिनर पे नीचे चलने बोलती है। जब ये पूरी फैमिली फिर खाने के लिए बैठते हैं तो सूजी का कटोरा यहाँ पर सर्व किया ही नहीं जाता। तो सूजी अपने भाई जियांग का ले लेती है। ये देखते ही फिर वो उसे चिल्लाने जा रहा होता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसका जो बॉडी गार्ड है वो कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। लास्ट टाइम ही उसने बोला था कि वो लोगों के हाथ काट देगा। तो यही डर के मारे वो बैठ जाता है और कहता है कि अपना हाथ में जला लेना। फिर सूजी अपनी फैमिली को कुछ बोल रही होती है तो वो लोग तो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए यहाँ पर याओ से बातें कर रहे होते हैं और उसे बता रहे होते हैं कि आज उसकी पसंद के सारे खाने बने हुए। सूजी को फिर गुस्सा आ जाता है और वो कटोरा रखती है और यहाँ पर उसके ऑर्डर पर जिन तुरंत ही सारे खाने को गिरा देता है। तो ये देखकर पूरे लोग शॉक हो जाते हैं और चिल्लाते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो, ये क्या हरकत है। तो सूजी कहती है कि ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए वार्निंग थी, अगर अगली बार इसे मेरे हिस्से का खाना छीन कर अगर आप लोगों ने इस याओ को दिया तो इससे भी ज्यादा बुरा करूंगी, तो फिर याद रखना ऐसे करने की सोचना भी मत। ऐसा बोलकर फिर वो जिन के साथ चली जाती है और उसके पीछे पीछे यहाँ पर उसका छोटा भाई हान भी चला जाता है खुश होकर। तब यहाँ पर याओ को तो बहुत गुस्सा आती है। ये सोच रही होती है कि सब इस बॉडी गार्ड के दम पर वो इतना उड़ रही है, वो उसे प्रोटेक्ट जो कर रहा है, तब मुझे इस बॉडी गार्ड को खरीदना होगा। फिर ये तुरंत ही जिन के पास पहुंच जाती है और उसे पूछती है कि सूजी ने आखिर तुम्हें कितने पैसे दिए जो तुम उसके लिए इतना काम कर रहे हो कि उसे हर वक्त प्रोटेक्ट करते रहते हो। देखो मैं तुम्हें उससे डबल पैसा देने वाली हूँ, तो इसलिए मेरी बात सुनो और उसे प्रोटेक्ट करना बंद कर दो। और देखो मेरे साथ रहोगे ना तो फिर फायदे में रहोगे। मेरी बहुत ही रिच फैमिली फू फैमिली में शादी होने जा रही है और मैं बहुत ही पावरफुल बन जाऊंगी। तो फिर यहाँ पर ये उससे उसके पैसे ले लेता है। याओ तो बड़ी खुश हो जाती है कि इस बॉडी गार्ड से डील करना तो इतना सिंपल था, पर तभी यहाँ पर जिन तो इसके ये पैसे फेंक देता है और उसे समझाने लगता है कि वो इसे ऐसे खरीद नहीं सकती, वो अपने आप को समझती क्या है। वो उसका लेवल बताने लगता है कि वो कितनी ज्यादा यूजलेस है। सूजी की फैमिली को उसके अगेंस्ट करके ही तो वो यहाँ पर रह पा रही है, नहीं तो उसकी खुद की कोई वैल्यू कहाँ है। और एक रिच फैमिली में शादी करने के सपने देख रही है वो पावर पाने के लिए, और उसके ऊपर ऐसे हंसकर उसका लेवल दिखाकर यहाँ पर वो फ्रूट्स उठा लेता है और कहता है कि अब हट जाओ, मुझे अपनी मिस को फ्रूट देने जाना है, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। फिर याओ गुस्से में सूजी के फियांसी जो को कॉल करती है और उसे कहने लगती है कि यहाँ सूजी मुझे बुली कर रही है, तुम यहाँ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आओ। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी यहाँ ब्रेकफास्ट कर रही होती है और यहाँ पर जिन उसके साथ ही खड़ा होता है। तभी इतने में जो पहुंच जाता है सूजी को चिल्लाने के लिए। उससे कहता है कि मैंने सुना कि तुमने यहाँ पर आते के साथ ही याओ को परेशान करना शुरू कर दियो। पहले तो तुमने उसका रूम उसे छीन ली और उसका फेवरेट कप भी तोड़ दी। मुझे पता है कि तुम पुरानी चीजों की वजह से नफरत अपने दिल में पाल के रखी हो और यहाँ पर याओ को परेशान कर रही हो, लेकिन आखिर वो सब तो अब पास्ट है ना, तो तुम आखिर अब सब भूल क्यों नहीं जाती हो। सूजी गुस्से में यहाँ पर कांच के ग्लास नीचे गिरा देती है और फिर जिन को ऑर्डर देती है। तो फिर वो इस जो को पकड़कर तुरंत ही उससे टूटे हुए कांच पे नील डाउन करवाता है और यहाँ पर सूजी उसे बताती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम अच्छे खासे जी तो रहे हो ना। जो कहता है कि ठीक है सॉरी, अगर मेरी बातें तुम्हें बुरी लगी है तो मैं आपसे ऐसी बातें नहीं बोलूंगा। और मन में सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द इसे शादी करने के लिए मनाना होगा, नहीं तो फिर ये याओ के उस रिचेस्ट फैमिली फू फैमिली में शादी नहीं होने देगी।
फिर जिनी से वापस से चाय पे बैठा देता है और जो सूजी को मनाने लगता है कि हम शादी कर लेते हैं और वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, तो एक काम करते हैं हम लोग अब से साथ में रहना शुरू कर देते हैं और मैं तुम्हारी पसंद के हिसाब से रूम को डेकोरेट करवा दूंगा। सूजी इसके लिए मान जाती है और कहती है कि मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ और फिर वो यहाँ से जाती है तो जिन भी उसके पीछे जाता है। ये देखकर जो को गुस्सा आती है कि बॉडीगार्ड हर वक्त उसके साथ ही क्यों रहता है। फिर यहाँ से जाते हुए सूजी वीक होकर नीचे गिरने लगती है और यहाँ पर जिन उसे तुरंत ही पकड़ रहा होता है। सूजी सोचती है कि इतना टाइम हो गया है फिर भी ये लड़की आखिर उसे कितना पसंद करती थी कि उसकी बॉडी इतना स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है। फिर इसके बाद जिन यहाँ सूजी को एक गिलास दूध ला के देता है तो वो कहती है कि फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं याओ और जो यहाँ रूम में रोमांस करने आए होते हैं और याओ इससे पूछ रही होती है कि तुम आखिर उससे शादी करने के लिए माने क्यों। तो फिर वो कहता है कि तुम कितनी हार्टलेस हो, तुम्हारी रिचेस्ट फैमिली में शादी कराने के लिए तो मैं सब कर रहा हूँ। एक बार फिर तुम बहुत ही पावरफुल हो जाओगी तो फिर वो तुम्हारी एक फिंगर की बराबर भी नहीं होगी। सूजी इन लोग की ये सारी चीज़ें यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में देख रही होती है तो जिन उसकी आंखें बंद करते हुए उसे ये गंदी चीज़ें देखने से मना कर रहा होता है। सूजी खुश हो रही होती है कि इन लोगों ने तो मेरा काम कर दिया। वो पूछती है कि वो रिचेस्ट फू फैमिली आखिर इस याओ को पिक करने के लिए कब आने वाले थे। तो फिर जिन बताता है कि वो फुयन कल ही आने वाला है। ये सुनते के साथ ही सूजी खुश होती है और कहती है कि फिर तो बहुत अच्छी बात है, आखिर वो याओ का फियांसी है ना, तो उसे इसका HD वर्जन सेंड कर देना क्योंकि आखिर उसकी फियांसी का डेब्यूट उसे भी तो देखने मिलना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे सूजी अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पर देख रही होती है और अकेले बैठी होती है। तभी उसके पास हान आता है और पूछता है कि आज तुम्हारे साथ जिन नहीं है। तो सूजी कहती है कि तुम उसे मिस कर रहे हो। फिर यहाँ पर सूजी की पूरी फैमिली याओ के साथ ही बैठे होते हैं और उसे और सूजी को कंपेयर करते हुए सूजी को बातें सुना रहे होते हैं कि वो तो किसी काम की नहीं है और यहाँ पर याओ तो कितनी ज़्यादा अच्छी है, उसकी वजह से ही उनकी फैमिली को इतना ऑनर भी मिला और इतनी रिच फैमिली में उसकी शादी होने जा रही है। फिर याओ बड़ी खुश होकर अपनी फियांसी फुयन का वेलकम करने के लिए उसे मिलने जाती है और वो यहाँ पर पहुँचते के साथ ही उसे 2 थप्पड़ लगा देता है। तो ये पूरी फैमिली शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है, क्या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो फुयन कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, आखिर आप लोगों ने मेरी फू फैमिली को क्या कोई चैरिटी समझ के रखा था जो आपकी इस गार्बेज बेटी को हम एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो फिर सूजी के डैड कहने लगते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, आखिर हुआ क्या है। तो फिर फुयन इन लोगों को याओ का और जो का वीडियो दिखाता है और कहता है कि आप लोग खुद ही देख लो। तो ये वीडियो देखकर याओ और जो दोनों शॉक रह जाते हैं और फिर यहाँ पर याओ तो कहने लगती है कि ये फेक वीडियो है, मुझे फंसाया जा रहा है। वो इस फुयन का हाथ पकड़ती है तो वो इसे तुरंत ही दूर करता है और अपने हाथ साफ करने लगता है और फिर वो इस पूरी फैमिली को बातें सुनाता है कि इस लड़की से तो अच्छा रहता कि इसकी सिस्टर से मैं शादी करता, लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे आप लोग की फैमिली के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं रखता है, मैं अपना सारा कॉन्ट्रैक्ट भी आप लोग के साथ खत्म कर रहा हूँ। ये कहकर वो चला जाता है तो याओ तो शॉक रह जाती है और फिर वो इस बारे में सोचने लगती है कि आखिर ये वीडियो रिकॉर्ड कैसे हुई होगी। उसे याद आता है कि जिस दिन वो बेहोश हो गई थी उस दिन सूजी उसके रूम में रह रही थी। तो फिर ये सब समझ जाती है कि यानी ये सूजी का ही काम है। वो उसे गुस्से में देखती है और सोचती है कि अगर मुझे उसके खिलाफ एविडेंस मिल जाएंगे तो मैं उसके ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल सकती हूँ और अपना नेम क्लियर कर सकती हूँ। फिर वो भाग कर जाती है अपने रूम में कैमरा ढूंढने के लिए और यहाँ पर सूजी के पास ऑलरेडी जीन आकर उसे कैमरा लाकर दे देता है। हान तो बड़ा खुश होकर सूजी कहने लगता है कि अच्छा तो तुमने याओ के खिलाफ पहले से प्लानिंग करी थी। तो सूजी कहती है कि क्या ये ऑब्वियस नहीं था। तो हान कहता है कि वैसे सच में इस बार तो उस याओ की वजह से फैमिली इतने बड़े ट्रबल में फंसी है तो फिर अब वो बचेगी नहीं। तो सूजी इसे समझाती है कि बिल्कुल नहीं, आखिर वो इस फैमिली को और भी तो फ़ायदे कर रही है ना। वो इसके सारे और भी चीज़ों का उसे बताने लग जाती है कि उसकी वजह से फैमिली को इतना फ़ायदा हो रहा है तो वो लोग उससे कुछ नहीं कहेंगे। फिर याओ पूरी फैमिली को यहाँ सूजी के पास ले आती है और कहती है कि मॉम डैड मैं कह रही हूँ ना, सब इसने करी है। हाँ इसने अभी एविडेंस मिटा दिए इसलिए अभी मैं कुछ प्रूव नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे इसी के ऊपर ही शक है क्योंकि यही मुझसे सबसे ज़्यादा नफरत करती है। तभी अंकल तो कह रहे थे कि आखिर याओ हम तुम्हारी हेल्प कैसे करें, तुम्हारे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है। पर तभी यहाँ डैड याओ का ही साथ देने लगते हैं और कहते हैं कि याओ बिल्कुल सही कह रही है और वो सूजी को चिल्लाते हैं कि अगर तुम इस फैमिली से खुश नहीं हो तो निकल जाओ यहाँ से। सूजी कहती है कि आप ये क्या बोल रहे हो, अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो फिर आखिर आप लोग को मैं डिस्गस्ट कैसे करूँगी। ये सुनकर वो लोग यहाँ पर गुस्सा हो रहे होते हैं और आंटी तो यहाँ पर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम कितनी ज़्यादा ख़राब हो। और फिर यहाँ जो भी सूजी को बातें सुनाने लगता है और कहता है कि तुमने याओ का ये वीडियो शूट करके उस फुयन को दिखा दिए तो क्या हुआ, ये मत सोचना क्या वो फुयन तुमसे शादी करेगा, इसके तुम सपने भी मत सोचना। इसकी बुराई के लिए चाह रहा होता है तो जिन गुस्से में फिर उसे मारता है। सूजी कहती है कि जिन तुम्हें पता है कि मुझे इसकी बातों से कितना ज़्यादा हर्ट हुआ है। तो फिर जिन इस जो को और मारता है और फिर जो को इतनी ज़्यादा चोट लग जाती है। तो सूजी कहती है कि जिन थोड़ा संभाल के, अगर ये जो क्रिपल हो गया तो सोचो बेचारी याओ का क्या होगा,
या फिर गुस्से में होती है और कुछ बोल नहीं पाती। तभी डैड यहाँ कहने लगते हैं कि जाने दो, जो को तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर चलो। और फिर सारे फैमिली चले जाते हैं और याओ भी जाने लगती है। तो सूजी उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं कोई कैमरा ढूंढने नहीं जाती, बल्कि खुद का ही कोई कैमरा लाकर इल्ज़ाम लगा देती, क्योंकि इस पूरी फैमिली को कोई असली एविडेंस थोड़ी ना चाहिए, बस एक चीज़ चाहिए जिससे फिर वो लोग अपना गुस्सा निकाल सके। पर तुम तो इतनी बड़ी इडियट हो कि तुम कोई झूठा एविडेंस भी नहीं ढूंढ पाई। सोचो तुम्हें आता ही क्या है, बस तुम मेरी चीज़ों का यूज़ करके इस फैमिली की नज़रों में अपनी वैल्यू बना के रखी हुई हो। नहीं तो तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। सोचो, मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। दिन जब इस फैमिली को पता चलेगा कि तुम उनके लिए कितनी ज़्यादा यूज़लेस हो, तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तो फिर याओ गुस्से में चली जाती है और हान सूजी से पूछता है कि आखिर तुम उसे क्यों सिखा रही हो। तो सूजी कहती है कि उसे सिखा के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो कुछ नहीं सीखने वाली। और फिर ये तीनों साथ में चले जाते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि सूजी कुछ खरीदने के लिए बाहर गई होती है एंड जब वो रास्ते में रोड पर वॉक कर रही होती है तभी याओ तेजी में कार चलाते हुए आती है और वो सोच लेती है कि वो सूजी को मार देगी। तो यहाँ पर सूजी फिर उसे देखकर भी सामने ही खड़ी रहती है और बिल्कुल नहीं डरती। तो याओ को उसे डर कर कार रोकना पड़ता है और यहाँ पर फिर वो कहती है कि देखना, मैं तुम्हें 3 महीने के अंदर उस फैमिली से निकलवा दूंगी। सूजी कहती है कि देख लेंगे, मैं तो तुम्हें 1 साल का टाइम देती हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तो फिर याओ को तो बहुत गुस्सा आता है। फिर रात में हम देखते हैं कि सूजी की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि बाहर बारिश हो रही है और यहाँ उसके पैर बहुत दुख रहे। उसे पता लगता है कि याओ ने जो सूजी के पैर में चोट करवा दी थी वो अभी तक ठीक नहीं हुए और उससे अभी भी दर्द होते। फिर वो पानी पीने के लिए जब बाहर आती है तो उसे याओ मिल जाती है और वो उसे कहने लगती है कि पक्का तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा होगा ना, आखिर पैर टूटने के बाद इतनी जल्दी थोड़ी ना ठीक हो सकते हैं। तुम्हें पता है, आज भी मेरे बैलेट डांसर के टीचर तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं कि आखिर तुम कहाँ चली गई और अचानक से कैसे गायब हो गई, तुम तो कितना अच्छा डांस किया करती थी। ऐसा बोलकर वो उसकी बेइज्जती कर रही होती है। इतने में डैड याओ को पूछने लगते हैं कि आखिर तुम बीच रास्ते में क्या कर रही हो। तो याओ जानबूझ के फिर सूजी का हाथ पकड़ के खुद को पुश कराने का झूठा नाटक करती है। और तभी इतने में सूजी फिर गिरने वाली होती है तो जल्दी से जिन आकर उसे बचा लेता है। और फिर यहाँ पर याओ की केयर करने के लिए पूरी फैमिली पहुँच जाते हैं और सूजी के डैड उसे पूछने लग जाते हैं कि ये सब क्या है। फिर यहाँ पर याओ एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि मैं तो बस सिस्टर की केयर करने आई थी, क्योंकि बारिश वाले दिन उनके पैर और दुखते हैं, तो यहाँ पर मैं उनसे पूछने आई थी, पर उन्होंने फिर भी मुझे पुश कर दी। ये सुनने के साथ ही फिर आंटी सूजी को चिल्ला रही होती है कि अब तुम बस भी करोगी, पहले तुमने याओ की मैरिज खराब कर दी और अभी भी उसे बुली कर रही हो। ये तो तुम्हारी केयर करने आई थी और तुमने उसे ही पुश कर दी, कितनी अनग्रेटफुल हो तुम। फिर यहाँ पर अंकल भी सूजी को बातें सुना रहे होते हैं कि आखिर वो जेल से आई हुई है तो उसका दिमाग कहीं ठीक है। तो याओ कहती है कि कोई बात नहीं, आप लोग मेरी साइड लेते हुए ऐसा मत बोलो। और वो सूजी के सामने आकर कहने लगती है कि मैंने तो सिस्टर के लिए एक अच्छे बोन डॉक्टर से बात भी कर ली थी और उनका अपॉइंटमेंट भी ले ली थी, लेकिन लगता है सिस्टर को इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सूजी फिर यहाँ पर गोल्फ स्टिक उठाकर जिनको ऑर्डर देती है कि इस बेकार लड़की का मुंह तोड़ो और फिर वो एक स्टिक से उसे मार देता है। तो फिर सूजी का भाई उसे चिल्लाने लगता है कि तुम खुद तो डिसेबल हो, तो क्या तुम दूसरों को भी वही हाल में बनाना चाहती हो। क्या तुम्हें पता भी है कि अभी याओ को जल्दी से कंपटीशन के लिए भी जाना है। सूजी कहती है कि मुझे भी कंपटीशन के लिए जाना था जब मेरे पैर टूटे थे। तो यहाँ पर फिर उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमने कुछ करे, तुम खुद सीढ़ियों से गिरी थी और अपने पैर तोड़ी थी, इस वजह से तुम्हें कंपटीशन से रिजाइन देना पड़ा था। तो फिर हान सभी को बताता है कि याओ ने असल में सिस्टर को ढकेल दी थी, इस वजह से उनके पैर में चोट आई थी। तो फिर अंकल कहता है कि फिर तुम्हें इस बारे में पहले बताना चाहिए था, तो फिर हम तुम्हारी साइड लेते और तुम्हें छोड़ते नहीं, आखिर अब बता के क्या ही फायदा है, ये तो बिल्कुल वेस्ट है। सूजी यहाँ पर याओ से कहती है कि अब तो मेरे साथ साथ तुम्हारे भी पैर दुखेंगे, तो जो तुमने अपॉइंटमेंट ली थी वो वेस्ट नहीं जाएगा। और फिर सूजी जिन से कहती है कि मेरे पैर दुख रहे हैं, तो फिर वो उसे उठा के लेकर जाता है और ये पूरी फैमिली यहाँ याओ की केयर करने में लग जाते हैं। सूजी फिर यहाँ जिन से पूछती है कि तुम आखिर कैसे आ गए थे। तो वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे पैर ज़रूर दर्द देंगे, इसलिए मैं तुम्हारे रूम में गया था ताकि तुम्हारे पैर को मैं बाथटब में सोक करवाऊँ, ताकि फिर इससे तुम्हें रिलीफ मिले। पर तुम रूम में थी नहीं, लेकिन अब लगता है सिर्फ उससे ही काम नहीं चलेगा, तुम्हें हॉस्पिटल चलना होगा चेकअप के लिए। तो सूजी मान जाती है। फिर चेकअप के बाद जब दोनों हॉस्पिटल से निकल रहे होते हैं तो फिर जिन तो सूजी को समझा रहा होता है कि अब डॉक्टर की बात तुम्हें बिल्कुल भी भूलना नहीं है और ज़्यादा टाइम तक खड़े नहीं रहना है, और ख़ास करके जब तुम्हारे पैर दुखा करेंगे तो मैं पहले से ही मेडिसिनल बाथटब का प्रिपरेशन कर दिया करूँगा। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। फिर सूजी पूछती है कि वैसे वो जो भी तो हॉस्पिटल में होगा ना। तो ये बताता है कि उसके साथ याओ भी है। तो सूजी कहती है कि अरे यार, काश पॉपकॉर्न और कोक भी होता तो ज़्यादा मज़ा आता। ये सुनकर स्माइल करता है और फिर वो उसके लिए पॉपकॉर्न ले आता है। तो सूजी फिर पॉपकॉर्न खाते हुए यहाँ पर जो और याओ दोनों को देख रही होती है
तभी इतने में जिन उसके शोल्डर पे से लीफ हटाने में हेल्प करता है। तो फिर ये देखकर वो शाय हो जाती है और जिन भी स्माइल कर रहा होता है। तभी जो यहाँ याओ के सामने अपने आप को मार रहा होता है और कह रहा होता है कि सारी गलती मेरी है, अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो फिर आज तो तुम्हारी उस रिचेस्ट फू फैमिली में शादी हो गई होती। तो ये मन में सोचती है कि हाँ सारी गलती तुम्हारी है, तुम बहुत ही यूजलेस हो। पर वो उसे दिखाने के लिए यहाँ पर नाटक करती है कि नहीं, आखिर तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है, तुमने कुछ नहीं करे हो, उल्टा सारी गलती तो मेरी है। और अब तो मुझे कितना बुरा लग रहा है कि फैमिली को अब मुझ पर कितना डिसअपॉइंटेड फील हो रहा होगा, क्योंकि अब तो मेरे पैर में चोट भी आ गई है, मैं डांस भी नहीं कर सकती हूँ। तो फिर ये कहता है कि नहीं, तुम ऐसा अपने बारे में बिल्कुल मत फील करो। वैसे भी तुम तो बहुत ही अच्छी सिंगर भी तो हो ना, तुमने जो लास्ट टाइम जो सॉन्ग लिखी थी उसके ऊपर तुम्हें तो उस पर गोल्डन अवार्ड भी मिला था, तो क्यों ना तुम सॉन्ग लिखो। तो कहती है कि अभी मेरी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मैं सॉन्ग नहीं लिख पाऊंगी। तो जो इसका साथ देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उस सूजी से बोलूँगा कि वो अपनी मेहनत करे और तुम्हारे लिए सॉन्ग लिखे, कि रोज़ की वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है, तो उसे तुम्हें कंपनसेट करने के लिए इतना तो करना ही होगा, तभी मैं उसे शादी करूंगा। नहीं तो मैं उसे कह दूंगा कि मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करने वाला और उसे कभी शादी नहीं करूंगा, तो फिर वो ज़रूर सुनेगी। तो फिर याओ खुशी होती है और कहती है कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, वो उसे थैंक्स बोल रही होती है। सूजी ये सब देखने के बाद जिनसे कहती है कि अब मैं बोर हो चुकी हूँ, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तभी इतने में अंकल यहाँ पर सूजी को लेकर कहने लगता है कि अच्छा, तो अब तुम फिर से झूठा बीमार होने का नाटक कर रही हो, सच में तुम कितनी ज़्यादा ड्रामेबाज हो। सूजी को इस अंकल को देखकर पुरानी चीज़ें याद आ रही होती है कि कैसे इसने सूजी को पहले भी बुरी तरीके से ट्रीट किया है। जब बहुत पहले उसके पैर में चोट लग गई थी तो वो घर पे यहाँ पर मेडिसिन लेकर आई हुई थी और वो अपने डैड से पैसे मांग रही थी हॉस्पिटल में देने के लिए। तो यहाँ पर फिर उसके अंकल ने उसका स्टैंड भी नीचे गिरा दिए थे और उसके ऊपर झूठ एक्टिंग करने का इल्ज़ाम लगाए थे कि वो कोई बीमार है भी नहीं और झूठा नाटक कर रही है। आंटी भी कह रही होती है कि बस वो नॉर्मली सीढ़ियों से तो गिरी है ना, तो इतना क्या नाटक कर रही है, इतनी थोड़ी ना चोट आएगी। और वो सभी उसको मिलकर इग्नोर कर रहे होते हैं और उसकी बीमारी को झूठा बोल रहे होते हैं। सूजी अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाने लगती है, तो भी अंकल कहते हैं कि तुमने पैसे लेने के लिए झूठी मेडिकल रिपोर्ट भी बना ली। तभी याओ यहाँ पर उसे झूठा पैसा देने का नाटक करती है, तो सूजी लेने जा रही होती है। तभी अंकल रोक देते हैं कि इसके झूठ को तुम बिलीव मत करो और इसे कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और सूजी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है इस अंकल के ऊपर। तो वो तुरंत ही जिन से कहती है कि मुझे ना किसी को भी सर ऊपर करके बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर जिन तुरंत ही इस अंकल को पकड़ के नीचे बैठा देता है और फिर सूजी इस अंकल को अच्छे से सबक सिखाती है और उसकी टाई को यहाँ पे टाइट करते हुए उसका दम घोट देती है और कहती है कि याद रखना, ये तो कुछ भी नहीं था, अगली बार अगर तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो इससे भी ज़्यादा बुरा होगा और मैं तुम्हें भी डिसेबल कर सकती हूँ, फिर देखते हैं तुम कितनी एक्टिंग करोगे बीमार होने की। और फिर इसे डराने के बाद सूजी तो यहाँ से चली जाती है। फिर सूजी जब जिन के साथ घर पहुँचती है तो वो मेड वगैरह से इस बारे में पूछती है कि हान कहाँ पर है। तो फिर वो लोग बताते हैं कि यंग मास्टर कहीं बाहर गए हुए। फिर दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जिसे यहाँ पर याओ ने हॉस्पिटल में बुलाई होती है और वो उसे कह रही होती है कि तुम्हें अब मेरे लिए सॉन्ग लिखना होगा, अगर तुम नहीं लिखोगे ना तो तुम्हारी उस सिस्टर के साथ मैं और बुरा करूँगी। फिर ये सूजी के लिए यहाँ पर मान जाता है कि ठीक है, लेकिन फिर दोबारा उसे परेशान मत करना। दूसरी तरफ सूजी के पास जो से मिलने क्या होता है और उसे कह रहा होता है कि तुमने याओ के पैर तोड़ दिए सिर्फ इस वजह से कि मैंने और उसने नाइट स्पेंड करे। सच में तुम तो मेरा अटेंशन पाने के लिए कितना कुछ करती हो, सच में ये सब चाइल्डिश ट्रिक्स करके तुम थकी नहीं। ठीक है चलो, अब मैं तुम्हें आखिर कुछ प्रेफरेंस दे देता हूँ। तुम अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना अटेंशन दूँ तो तुम्हें उसके लिए फिर याओ के लिए सॉन्ग लिखना होगा, तभी मैं तुम्हें माफ़ करूँगा और प्रिटेंड करूँगा कि कुछ भी नहीं हुआ है। तभी हान ये सब सुनते हुए यहाँ पर आता है और इस दो को चिल्लाता है कि तुम निकलो यहाँ से, तुमने अपने आप को समझा क्या है जो मेरी सिस्टर तुम्हारे लिए सॉन्ग लिखेगी। तभी यहाँ पर सूजी जो की बात मान जाती है कि ठीक है सॉन्ग लिखना है ना, मैं लिख दूंगी। तो हान ये सुनकर शॉक होता है और कहता है कि सिस्टर क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम भूल गई कि इसके और याओ के बीच में क्या चल रहा है। तो जो हान से कहता है कि तुमसे ज़्यादा तो तुम्हारी सिस्टर का दिमाग ठीक है, और ये कहकर जो चला जाता है। तो फिर हान फिर सूजी को चिल्ला रहा होता है कि आखिर ये जो बोलेगा क्या तुम सब करोगी, तुम्हें क्या हो गया है। सूजी कहती है कि अच्छा तो तुम मुझे सिखाओगे। तो हान कहता है कि अगर अब मैंने तुम्हें कुछ और सिखाया ना तो मैं एक दुआ कहूँगा। ऐसा वो बोलकर गुस्से में जा रहा होता है, पर फिर वो वापस आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए प्लास्टर तुम्हारे रूम में रख दिया, अगली बार जब तुम्हारा पैर दुखेगा तो उससे लगा लेना और तुम्हारी मर्जी है, यूज़ करना है तो करना वरना मत करना। ये बोल के वो चला जाता है। तो सूजी फिर यहाँ स्माइल कर रही होती है कि उसका ये भाई उसके लिए कितना केयरिंग है। फिर नेक्स्ट डे सूजी जब रूम से बाहर आती है तो उसे पता लगता है कि याओ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ गई है और उसने सॉन्ग भी लिख चुकी है जिसको साइन करने के लिए उसकी सीनियर
यहाँ पर आई होती है और उसकी तारीफें कर रही होती है। तो पूरी फैमिली याओ से बड़े खुश हो रहे होते हैं। सूजी यहाँ पर सॉन्ग की शीट्स देखती है तो सोचती है कि उसने सच में मेरे लिखे हुए सॉन्ग को तो यूज़ ही नहीं करी। फिर यहाँ पर वो और हान मिलकर इस सारे शीट के एरोप्लेन बनाकर फेंक रहे होते हैं। और फिर फाइनली जब सॉन्ग के लॉन्च वाला दिन आता है तो यहाँ पर याओ के बहुत सारे फैंस आए होते हैं और साथ में उस सिंगर के भी। जब वो यहाँ सिंगिंग करने के लिए अंदर जाती है तो याओ तो बड़ी खुश हो रही होती है और सूजी से कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारा सॉन्ग यूज़ करूँगी? मुझे पता है कि तुमने अपने सॉन्ग में तो कुछ गड़बड़ी करके रखी होंगी, इसलिए मैंने तुम्हारा यूज़ बिल्कुल नहीं करी। और देखना अब मेरा सॉन्ग कितना ज़्यादा फेमस होगा। फिर सूजी जिनसे इस बारे में पूछ रही होती है कि आज इस याओ के लिए इतना बड़ा दिन है और जो यहाँ पर नहीं आया, ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब हुआ है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कल रात असल में जिन ने जो को किडनैप करवाया था और उसे यहाँ पर मारने का डरा कर उसे धमकी दिया था। तो जो ने भी डर के मारे उसे प्रॉमिस कर दिया था कि वो दोबारा कभी सूजी को परेशान नहीं करेगा और इवन उसके सामने भी नहीं जाएगा। तो इस वजह से ही यहाँ पर जो आया ही नहीं होता है। फिर यहाँ जब वो लड़की सिंगिंग कर रही होती है तो बीच में ही उसके कान में बहुत ज़्यादा दुखता है और वो चिल्लाते हुए बाहर आती है। डॉक्टर फिर तुरंत ही उसे लेकर जाता है और यहाँ पर रिपोर्टर को बताता है कि जानबूझ के जिसने भी सॉन्ग लिखा है उसकी फ्रीक्वेंसी तेज़ की गई है, ये उसे मारने की कोशिश की गई है जानबूझ के। यहाँ पर फिर याओ का नाम खराब हो जाता है और उसके सारे फैंस यहाँ पर चिल्लाने लग जाते हैं। सूजी ये सब सुनने के बाद जिन के साथ फिर यहाँ से चली जाती है और फिर वो कार में यहाँ हान से इस बारे में पूछती है कि यानी तुम्हें उस सिंगर के हियरिंग लॉस प्रॉब्लम के बारे में पहले से पता था, इसलिए तुमने जानबूझ के अपने सॉन्ग में उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कर दी ताकि फिर उस याओ का सब कुछ खराब हो जाए। तो हान शॉक होता है कि तुम्हें इस बारे में पहले से पता था कि उसके लिए सॉन्ग मैंने लिखा हूँ। सूजी कहती है कि क्या तुमने इस बारे में सोचे हो कि जो तुमने ये हरकत कर रहे हो, अगर याओ एविडेंस दिखा देगी कि तुमने ही असल में ये सॉन्ग लिखे हो तो फिर क्या तुम बचोगे? वो ये बहाना बना देगी कि उसने अपने भाई को इस इंडस्ट्री में आने का एक चांस दी और उसे सॉन्ग लिखने के लिए बोली थी, तो फिर तो सारा ब्लेम तुम पर आ जाएगा, तुमने तो ये सोचा ही नहीं। तो फिर उनको अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वो कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें बुली होते हुए नहीं देखना चाहता था, मुझे पता था कि अगर मैं नहीं लिखता तो तुम ज़रूर लिखती, इसलिए मुझे करना पड़ा। सूजी कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास खुद के रास्ते हैं। फिर लोग कार से घर तक पहुंच जाते हैं और हान यहाँ पर सूजी को सॉरी कहता है कि सिस्टर मैंने आपके लिए फालतू की प्रॉब्लम खड़ी कर दिया। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। फिर हान अपना चला जाता है और सूजी यहाँ पर जिन को ऑर्डर दे रही है कि तुम मेरे इस छोटे भाई के लिए एक घड़ी खरीदो और उसमें लोकेशन लगवा देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ यहाँ पर पूरी फैमिली के सामने अपने डैड को इस बारे में बताती है कि असल में मैं बस अपने छोटे भाई हान को एक चांस देना चाहती थी, तो इस वजह से मैंने उसे सॉन्ग लिखने को दे दी थी, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसी गलती कर देगा, तो डैड प्लीज़ आप उसे डांटना मत। तो यहाँ पर फिर आंटी यहाँ पर याओ का साइड लेते हुए कहने लगती है कि इसमें याओ की कोई गलती नहीं है, तो इसलिए अब आप उससे मत ब्लेम करो। तो यहाँ पर फिर सूजी के डैड पूछते हैं कि ठीक है फिर जाके प्रूफ लेकर आओ, हान ने अगर तुम्हें सॉन्ग दिया है तो फिर हम ये चीज़ सभी को बताएंगे ताकि कम से कम तुम्हारा नाम तो ख़राब ना हो। ये कहती है कि ठीक है डैड मैं लेकर आती हूँ। फिर जब याओ एविडेंस लेने के लिए जाती है तो उसे एविडेंस मिलता ही नहीं है। वो यहाँ सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो हार्ड ड्राइव मैंने कहाँ पे रखी हूँ। तभी यहाँ पर आंटी भी इसकी हेल्प करने पहुँच जाती है कि क्या हुआ, ड्राइव नहीं मिल रहा है। दोनों मिलकर यहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं कि वो कहाँ गया होगा। तभी इतने में सूजी इन लोग को हार्ड ड्राइव दिखाती है और कहती है कि क्या तुम लोग को ये चाहिए। वो यहाँ पर हान को भी बुलाती है और कहती है कि आंटी को तुम इस बारे में बताओ कि कैसे इस याओ ने तुम्हें धमकी दी थी सॉन्ग लिखने के लिए, तुमने कोई अपनी मर्जी से नहीं करे हो। तो फिर वो बताता है। तो आंटी कहती है कि ऐसे कैसे तुम अपनी सिस्टर याओ के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, वो भी इस बेकार लड़की की बातों में आकर। तो यहाँ पर फिर हान रिकॉर्डिंग भी सुना देता है कि जो जो उसने बोली थी उसने सब रिकॉर्ड भी कर लिया था। तो भी आंटी बिलीव नहीं करती और कहती है कि तुम अपनी सिस्टर को फंसाने के लिए रिकॉर्डिंग भी करके रखे हो। सूजी ये सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि सच में जब कोई इतना ब्लाइंड हो तो उसे कुछ भी दिखाया नहीं जा सकता है। फिर सूजी इन लोगों से कहती है कि तुम लोग को ये हार्ड ड्राइव चाहिए ना, तो ठीक है ले लो, और वो उसे बहुत दूर फेंक देती है और वो पानी में गिर जाता है। तो जल्दी से फिर आंटी और ये याओ उसे लेने के लिए जाते हैं। कहता है कि सिस्टर तुमने तो उसे पानी में फेंक दी, फिर वो मिल जाएगा तो वो लोग ठीक करवा लेंगे। तो सूजी फिर इसे दिखाती है कि वो असली वाली नहीं थी, असली वाली तो मेरी पास है। तो ये सुनकर फिर हान बहुत ही इंप्रेस होता है और कहता है कि सच में मैं अब बहुत ही खुश हूँ कि अच्छा हुआ मैंने तुमसे पंगा नहीं लिया। तभी सूजी यहाँ पर इसे एक बॉक्स देती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो फिर वो खोल कर देखता है कि उसके अंदर इतनी अच्छी सी वॉच है, उसे बहुत ही पसंद आती है। फिर वो नाटक करते हुए कहता है कि तुम्हें अपने सेविंग्स अपने पास रखनी चाहिए, मेरे ऊपर वेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी, और ये कोई इतनी खास भी नहीं है। सूजी कहती है कि लो फिर मैं ले लेती हूँ। तो फिर वो कहता है कि नहीं, आखिर मेरी सिस्टर ने मुझे दिए तो मैं इसे रख ही लेता हूँ।
सूजी उसके सर पे हाथ करती है और कहती है कि चलो छोटे बच्चे अच्छे से एक्सेप्ट कर लो, मुझे पता है कि तुम ये सब नाटक कर रहे हो जबकि तुम्हें बहुत पसंद आई है। मुझे यकीन है तुम अच्छे से ड्रेसअप होगे ना तो ये वॉच तुम पर बहुत ही अच्छी लगेगी, तो कल रेडी हो जाना। फिर नेक्स्ट डे याओ उस हार्ड ड्राइव को ठीक कराने के लिए लेकर गई होती है और वो कह रही होती है कि प्लीज़ आप इसे जल्दी ठीक करके दे दो क्योंकि मुझे अभी इसका बहुत ही ज़रूरी काम है। तभी यहाँ स्टोर में 2 लड़कियाँ आई होती है जो कि उसी आइडल की फ़ैन होती है जिसको चोट लग चुकी है। वो लोग यहाँ आपस में याओ की बुराई करते हुए अपने आइडल के लिए बहुत दुखी हो रहे होते हैं कि उस याओ की वजह से उसके आइडल का हियरिंग लॉस हो गया, जिसके वजह से तो उसका पूरा करियर ही बर्बाद है। एक सिंगर के लिए बहुत बड़ी बात है। याओ ये सब सुनकर अपना मुंह छुपा रही होती है ताकि लोग गलती से भी इसे पहचान न ले। दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही होती है कि वो याओ और उसकी फैमिली पब्लिक में कह रहे हैं कि सब उसके भाई ने सॉन्ग लिखा था, तो आखिर उसे कोई प्रूफ भी दिखाना चाहिए। ऐसे कैसे वो अपना इल्जाम अपने भाई पे डाल रही है, हम कैसे यकीन कर ले। ये दोनों लड़कियां याओ को पहचान लेती है और जल्दी से उसका चेहरा अच्छे से देख लेती है और उसका यहाँ पर बाल नोचने लग जाती है और अपनी आइडल का बदला निकाल रही होती है। तो याओ कहती है कि छोड़ो मुझे, मेरे पास एविडेंस है, मेरे भाई ने ही सॉन्ग लिखा है, मैंने नहीं, मैं ये प्रूफ करके दिखा दूंगी और मैं एविडेंस लेकर भी आई हूँ। फिर यहाँ पर वो बंदा जल्दी जल्दी ठीक करके दे देता है कि ये लो देख लो और यहाँ पर झगड़ा करना बंद करो। तो फिर याओ को दोनों लड़कियाँ छोड़ देती है और याओ कहते हैं कि चलो अभी मैं तुम लोग को एविडेंस दिखाती हूँ, फिर ये प्रूफ हो जाएगा। फिर लोग जब वीडियो निकाल कर देखते हैं तो उसमें कोई प्रूफ नहीं होता बल्कि फिंगर दिखाती हुई इमोजी होती है, जिसके बाद फिर याओ तो फंस जाती है कि सूजी ने उससे फूल बनाई। दूसरी तरफ हम देखते हैं हान को, जो कि सुबह उठने के बाद बहुत ही अच्छे से तैयार होता है ताकि सूजी ने बोली थी ना कि वो अच्छे से तैयार होकर वॉच पहने। यहाँ पर फिर वो रेडी होने के बाद फिर घर से बाहर आता है और देखता है कि यहाँ पर एक वैन आई हुई है। तो वो सोचता है कि पहली बार है कि मेरी सिस्टर मुझे वैन में पिक करने आई है। अभी वैन में कुछ गुंडे जो बैठे होते हैं वो इसे वैन में भर के लेकर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि ये सब याओ ने करवाई होती है। वो जो इतनी मार खाई होती है तो इसका वो सबसे पहले बदला इससे निकाल रही होती है। फिर हम देखते हैं कि ये गुंडे यहाँ पर हान का मुंह खोलते हैं और उसे बताते हैं कि उन लोगों को उसे सबक सिखाने के लिए अच्छे खासे पैसे मिले हुए हैं। तो फिर हान इन गुंडों से फाइट करने के लिए सबसे पहले अपनी वॉच को अच्छे से उतार के रख देता है और वो इन सभी से फाइट करता है तो वो सभी तो इससे डर जाते हैं। यहाँ पर फिर हान समझ जाता है कि सूजी उसे बचाने के लिए आने वाली है, तो इन लोगों से कह देता है कि मेरी सिस्टर की ट्रिप वेस्ट नहीं जानी चाहिए, इसलिए तुम लोग समझ गए ना, अभी तुम लोग को अच्छे से एक्टिंग करनी होगी। और वो वापस से इन लोग को अपने आप को बांधने बोल देता है और झूठी एक्टिंग करने बोल रहा होता है। फिर इतने में सूजी यहाँ पर जिन के साथ पहुंच जाती है और उसे देखकर यहाँ पर हान तुरंत ही एक्टिंग करने लगता है कि सिस्टर मुझे जल्दी से बचा लो। फिर यहाँ पर ये गुंडे तो खुद ही ऑलरेडी डरे हुए होते हैं। सूजी जिन को ऑर्डर देती है तो वो जैसे आगे बढ़ता है तो ये लोग जल्दी से जाके छुप जाते हैं। और फिर जब सूजी जिन और हान के साथ घर पहुँचती है तो देखती है कि याओ तो यहाँ पर इसका इंतजार कर रही होती है। और फिर सूजी जिन और हान दोनों से कहती है कि तुम लोग अपना ऊपर रूम में जाओ। तो याओ भी गुस्से में बाकी दोनों मेट्स को जाने के लिए बोलती है और फिर वो इसे चिल्लाकर पूछती है कि ये सब तुम्हारा ही काम है ना। तो सूजी कहती है कि तुम्हें तो मुझे थैंक्स करना चाहिए, देखो अब तो तुम आराम से सारा ब्लेम मुझ पे डाल सकती हो कि मैंने हार्ड ड्राइव फेंक दी, इसलिए तुम अपना ब्लेम नहीं हटा पाई और मेरी वजह से अब सारे लोग तुमसे नफरत कर रहे हैं। और बताओ, तुम तो मुझे थैंक्स करने के बजाय मुझे अक्यूज़ कर रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारी क्या गलती है कि तुम मुझे हरा नहीं पा रही हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ भी क्वालिटी नहीं है, ना तुम्हारे अंदर फैशन सेंस है और ना ही तुम्हें कुछ आता है। ये बोलकर सूजी फिर यहाँ से चली जाती है। जब वो अपने रूम में यहाँ पर निशानी लगा रही होती है तो यहाँ पर जिन उसके लिए फ्रूट लेकर आता है और कहता है कि यानी कि तुम तो मेरे बिना भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हो। सूजी कहती है कि तो क्या, इंटेलिजेंस में तो मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। जिन उससे पूछता है कि अगर एक कॉइन को 1.5 मीटर के आगे डिस्टेंस में पानी में फेंका जाए तो क्या वो भी तुम कर सकती हो। सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स, ये तो मैं आंखें बंद करके भी कर लूँगी। तो फिर वो याद कर रहा होता है कि एक बार वो अपनी मॉम के लिए प्रेयर करने के लिए टेम्पल गया हुआ था और वहाँ पर वो कॉइन को पानी में डाल रहा था ताकि वो बस विश मांग सके कि उसकी मॉम जल्दी ठीक हो जाए। तो यहाँ पर वो इतने सारे कॉइन डालने के बाद भी पानी तक नहीं डाल पा रहा था। अभी वहाँ पर सूजी ने गुजरते हुए उसकी हेल्प की थी और एक ही बार में उस कॉइन को डाल दी थी और उसे बताई थी कि उसकी मॉम पक्का ठीक होगी। फिर यहाँ पर ये याद करके वो सोचता है कि यानी वो उस दिन लकी नहीं थी और वो बहुत ही खुश होकर उसे ऐसे देख रहा होता है। तो सूजी पूछती है कि क्या मेरे फेस पर कुछ लगा हुआ है जो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो। तो फिर जिन सूजी को इस बारे में बताता है कि उसका अंकल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है और वो लोग मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं कि वो लोग याओ को वापस से प्रमोट करने वाले और वापस इंडस्ट्री में लाने वाले। तो ये कहती है कि मुझे पहले से पता था, तो चलो अब उस अंकल को हराने के लिए पहले मुझे कुछ पैसे कमाने की ज़रूरत होगी, नहीं तो मैं स्टॉक्स कैसे खरीदूँगी। फिर वो जाती है
और बहुत सारी अलग अलग लॉटरी खरीद कर सभी को स्क्रैच कर रही होती है कि क्या पता कोई वो लॉटरी जीत जाए। और क्योंकि पहले से ही जिन ने तो लॉटरी जीतने का इंतज़ाम करके रखा था, इसलिए वो 5 मिलियन की लॉटरी जीत भी जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अब इन पैसों से वो काम हो जाएगा। सूजी फिर अपने अंकल के सामने अच्छी बनने का नाटक करती है और उनके साथ में घर आ जाती है, जो कि अभी भी उसके साइड नहीं होते और उसे अभी भी गलत बोलते हुए याओ का ही साथ दे रहे होते हैं। रात में सूजी सोफा पर ही सो जाती है, तो फिर हान कह रहा होता है कि मैं जाता हूँ, मेड को बुला लेता हूँ ताकि वो मेरी सिस्टर को रूम तक छोड़ दे। तभी यहाँ पर जिन जब सूजी को देखने आता है तो उसे ऐसे सोते हुए देखकर वो उसे किस करने जा रहा होता है, पर इतने में वो फिर हटा लेती है, तो फिर ये उसे किस नहीं करता और उसे उठा के रूम में लेके जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सूजी ने हान के लिए ब्रेकफास्ट बनाई होती है और यहाँ पर हान उससे कह रहा होता है कि सिस्टर तुम्हें नहीं लगता है कि वो जिन पक्का तुम्हें लाइक करता होगा। तो सूजी कहती है कि आखिर मैं इतनी फेयर हूँ, इतनी ब्यूटीफुल हूँ, तो ऐसे कैसे वो मुझे लाइक नहीं करता। अगर नहीं करता होगा ना तो उसके अंदर प्रॉब्लम होगी। हान कहता है कि वैसे अगर उसका कोई अल्टरियर मोटिव होगा ना तुम्हारे अगेंस्ट, तो मैं तो उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। सूजी कहती है कि ये सब छोड़ो और खाने पे ध्यान दो। फिर यहाँ वो उसका ब्रेकफास्ट टेस्ट करता है, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर वो झूठा नाटक करता है कि नहीं सिस्टर बहुत ही अच्छा बना है। तो सूजी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रही होती है कि मैं हूँ ही बहुत ही अच्छी शेफ़। नेक्स्ट डे वो अपनी पूरी फैमिली के सामने यहाँ पर अपने खुद की बड़ाई कर रही होती है कि उसने जो स्टॉक खरीदी उसका प्राइस काफ़ी बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर वो जानबूझकर उन लोगों को सुना रही होती है ताकि उन लोग के मन में भी लालच आए और वो भी यही सब काम करे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी और जिन ड्रिंक करने जाते हैं और जिन थोड़ा सा ही ड्रिंक करने के बाद इतना ड्रिंक हो जाता है और बेहोश होते होते उसे बताता है कि असल में वो अल्कोहल ड्रिंक नहीं कर पाता है। फिर सूजी इसे लेकर घर आती है। जब उसे वो बेड पे लिटा रही होती है तभी वो थोड़ा होश में आता है और उसे सूजी को देखकर लगता है कि वो सपना देख रहा है, तो फिर वो उसे किस करने लग जाता है। यहाँ पर सूजी उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो उसे किस करे जा रहा होता है, तो सूजी फिर उसे एक हाथ नेक पे मार के बेहोश कर देती है और वो गुस्सा हो जाती है कि इसका मेरे खिलाफ ऐसा मोटिव था, अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फिर नेक्स्ट डे वो अपना तैयार होने के लिए जिन के बजाय किसी हेयर स्टाइलिस्ट को बुला दिए, जो कि यहाँ उसे रेडी कर रहा होता है, पर सूजी को इसके बनाए हुए हेयर बिल्कुल पसंद नहीं आते और वो तो जिन के बारे में सोच रही होती है। तभी इतने में जिन यहाँ पहुँच जाता है और वो ये देखकर गुस्सा हो जाता है कि वो यहाँ पर उसके हेयर स्टाइल करने आया था, पर उसने ऑलरेडी किसी और से रेडी हो गई है। यहाँ पर वो उस बंदे को गुस्से में देखता है और उसे जाने बोल देता है और सूजी से आकर कहने लगता है कि उसके हेयर बिल्कुल भी उसने अच्छे नहीं बनाए। तो सूजी फिर यहाँ उसे किस करने के लिए क्लोज आती है, तभी वो रोक देता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। सूजी कहती है कि क्या हुआ, कल रात तो तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। तो फिर जिन कहता है कि यानी कल रात जो हुआ था वो सपना नहीं था। सूजी तो इससे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि मैं हर चीज़ अपना खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फिर जिन उसे बताने लगता है कि मैं मानता हूँ कि कल रात मैंने लिमिट क्रॉस कर दिया, लेकिन मैं कल होश में नहीं था। वो सब कन्फेस कर लेता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और इसलिए मुझे तुम्हारे लिए सब कुछ करना पसंद है। पहले मुझे लगा था कि मैं बस तुम्हारी केयर कर रहा हूँ, पर धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे निकालो मत और मुझे अभी भी अपना काम करने दो। तो फिर सूजी इसके लिए मान जाती है और फिर उसे कोई काम का ऑर्डर देने लगती है कि उसे अभी कौन से स्टॉक खरीदने होंगे। तो फिर वो खुश होता है कि वो उसे अभी भी अपना काम करने दे रही है। फिर इसके बाद सूजी अपने साथ हान को भी मिला लेती है और दोनों मिलकर फिर यहाँ पर पूरे फैमिली मेम्बर को गलत वाले स्टॉक खरीदने पर यहाँ पर इन लोग को फूल बना रहे होते हैं और उन लोग को लगता है कि सच में इसमें फ़ायदा है, तो वो लोग भी वही स्टॉक खरीदने पर लग जाते हैं और अपने सारे शेयर्स को लगा डाल रहे होते हैं। सूजी उन लोगों तक फेक इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाती है कि उसमें सच में फ़ायदा होने वाला है, तो फिर वो लोग यहाँ पर रुकते नहीं हैं और अपना सब कुछ लगा डाल रहे होते हैं। और इस तरीके से सूजी तो बस उनके खिलाफ धीरे धीरे अपनी प्लानिंग कर रही होती है। यहाँ पर जिन फिर जब उसके लिए काम कर रहा होता है एंड उसके लिए कबर्ड में से ड्रेस वगैरह निकाल रहा होता है, तभी वो उसे देखती रह जाती है और उससे फिर से वो रात याद आ रही होती है। तो वो सोचती है कि शायद अब वो भी उसे धीरे धीरे लाइक कर रही है। फिर फाइनली सूजी के अंकल ने जो स्टॉक प्राइस में अपने सारे शेयर्स लगा दिया था उसका बहुत ही नुकसान हो जाता है। तो सूजी के डैड फिर यहाँ पर उसे थप्पड़ लगाते हैं कि इतना बड़ा लॉस करवा दिया उसने, और सूजी उन्हें सब बताने लगती है कि उनकी जो महंगी वाली कार थी वो भी उसने यूज़ कर लिया, उनका जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो भी यूज़ कर लिया। तो फिर ये सुनकर वो अंकल को और थप्पड़ लगा रहे होते हैं। तो फिर अंकल यहाँ पर सूजी से झूठा सॉरी बोलने का नाटक करता है, पर वो फिर मेड को कहकर उसकी कॉफ़ी में ड्रग मिलाने का ऑर्डर देता है। सूजी ये पहले ही जान जाती है और हान के साथ पहुंच जाती है उस मेड के पास और उसे पूछती है कि आखिर उसे ये ऑर्डर किसने दिया। वो नहीं बता रही होती है, तो फिर ये कॉफ़ी वो उसके मुंह में डाल देती है और कहती है कि अब बताओ। तो फिर वो मेड सब बता देती है कि ये सारा काम उसके अंकल और उसकी आंटी का है, उन लोगों ने उसे ड्रग देने का ऑर्डर दिए। और फिर यहाँ मेड को अंकल आंटी जब चिल्ला रहे होते हैं तो सूजी वहाँ पहुँच जाती है अपने इस अंकल को चिल्लाने के लिए, और उसने ऑलरेडी पुलिस को भी बुला के रखी होती है जो कि उसके अंकल को अरेस्ट करके लेके जाते हैं।
फिर रात में सूजी जब यहाँ पानी पीने के लिए आती है तो उसकी आंटी उससे बातें सुनाने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो भी फैमिली मेम्बर याओ को पसंद करते हैं तुम उन्हें दूर भेज दोगी और फैमिली से निकाल दोगी, तो क्या हम याओ को अपना फैमिली मेम्बर नहीं मानेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो, तुमसे ज़्यादा याओ ही हमारी फैमिली मेम्बर रहेगी। सूजी को ये सुनने के बाद फिर अपनी इस आंटी के बारे में भी पुरानी चीज़ें पता चलती है और उसे पता लगता है कि ये आंटी पहले से उसे कितना बुली करते आई है और एक बार वो उसे पैसों के लिए बेचने तक चली गई थी। सूजी यही सब याद करके अपनी आंटी के सामने ग्लास उठा के मारने का नाटक करती है, तो फिर उसकी आंटी तो डर जाती है। यहाँ पर सूजी उन्हें समझाने लगती है कि इस घर में जो जो याओ को पसंद करता है उनको अपनी कीमत तो चुकानी पड़ेगी और ऊपर से याओ ने जो भी की है उसकी भी कीमत उसे चुकानी होगी। मैं किसी को भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसकी आंटी फिर उसे चिल्लाने लगती है, तो सूजी भी कहती है कि आप बस इंतजार करो, आपकी भी बारी जरूर आएगी। तभी दो मेड्स ये सब देख के डर रहे होते हैं और वो लोग बातें करने लगते हैं कि मिस सूजी तो बिल्कुल ही क्रेजी है। तभी इतने में सूजी पीछे से उन लोग के बीच में आ जाती है और कहती है कि मुझे ये टाइटल बड़ा अच्छा लगा, चलो अब तुम लोग भी जाके रेस्ट कर लो। ऐसा बोल के वो भी अपने रूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे भी यहाँ पर आंटी तो याओ के साथ बैठकर सूजी को दिखा रही होती है कि वो अभी भी उसकी केयर नहीं करती। जिनके साथ यहाँ से चली जाती है तो याओ यहाँ पर आंटी से कह रही होती है कि आप फिक्र मत करो, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सूजी को मारने के लिए गुंडा उसके ऊपर अटैक करने को करता है, पर यहाँ पर जिन तुरंत ही उसे प्रोटेक्ट कर लेता है और उसे डरा के भगा देता है। तो फिर सूजी कहती है कि मेरा कितना अच्छा मूड था बाहर अच्छे से घूमने का, पर इसने सब खराब कर दिया। और फिर सूजी यहाँ जिन को देखते रह जाती है, तो फिर वो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ऑलरेडी मुझे लाइक करने लग गई हो। तो इस पर वो कुछ नहीं कहती और स्माइल करके चली जाती है। अब यहाँ पर सूजी का जो दूसरा भाई है वो तो अभी भी उसे ब्लेम कर रहा होता है एंड वो भी आंटी के साथ मिलकर याओ की तरफ ही होता है और सूजी को ही हर चीज़ के लिए यहाँ पर बातें सुना रहा होता है कि वो उसे कुछ नहीं मानने वाला है। तो यहाँ पर सूजी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तो अपने छोटे भाई हान के साथ यहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है। ये पार्टी असल में याओ के लिए रखी गई होती है, उसका पियानो का टैलेंट दिखाने के लिए। जब याओ सभी के सामने पियानो प्ले करती है तो सारे लोग उसके लिए बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और तारीफ कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर सूजी उससे भी अच्छा पियानो प्ले करती है तो सारे लोग तो शॉक हो जाते हैं कि ये तो उससे ज़्यादा टैलेंटेड है। फिर यहाँ पर जो एक बहुत ही फेमस मास्टर आए होते हैं वो तो सूजी को अपना डिसिबल बनाने के लिए मान जाते हैं, ना कि इस याओ को। तो इस बात से फिर आंटी को गुस्सा आती है। तो फिर याओ और आंटी जब यहाँ पार्टी में सूजी को बातें सुना रहे होते हैं तो लोग यहाँ फिर इन्हें चिल्ला रहे होते हैं और इनके मुंह पे केक भी फेंक देते हैं। फिर पार्टी के बाद सूजी जब यहाँ जिन के पास आकर खड़ी होती है तभी इतने में एक क्लाइंट उससे मिलने के लिए आया होता है और वो उसे अपना कार्ड भी दे रहा होता है और उसे मिलने के लिए बुला रहा होता है। तो यहाँ पर जिन जब कार्ड लेने को कहता है तो सूजी ले लेती है और उस क्लाइंट से बहुत ही अच्छे से बात करते हुए कहती है कि मैं ज़रूर आऊँगी। तो फिर जिन तो इस बात से थोड़ा जेलस हो रहा होता है और फिर फाइनली सूजी अपने भाई को भी सबक सिखाती है, क्योंकि जब उसका लॉस हो जाता है तो वो यहाँ पर सूजी को मारने आता है, पर जिन उसका हाथ पकड़ के रोक देता है और इस तरीके से सूजी अपने इस भाई से भी बदला ले ही लेती है। फिर नेक्स्ट डे वो बहुत ही अच्छे से तैयार होकर अपने उस क्लाइंट के साथ डेट पर गई होती है और यहाँ पर जिन बाहर ही खड़ा होता है। सूजी जब उसके साथ यहाँ होटल रूम में आई होती है तो वो बंदा तो ऑलरेडी याओ के साथ ही कॉल पर बात करके मिला होता है। यहाँ पर सूजी झूठा उससे क्लोज होने का नाटक करती है और फिर उसके नेक पर मार के उसे हटा देती है और यहाँ से जाने लगती है। तो फिर वो उसे बताता है कि सच में याओ ने बताई थी मुझे तुम्हारे बारे में, लेकिन मैंने तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। सूजी को फिर याओ का नाम सुनकर और गुस्सा आ जाती है और वो इस बंदे को पूरी तरीके से मारने के बाद यहाँ से बाहर निकलती है और सोचती है कि मुझे एक एक्स्ट्रा ड्रेस लाना चाहिए था। तभी देखती है कि जिन बाहर उसका वेट कर रहा होता है और वो उसे देखती रह जाती है कि वो कितना हैंडसम लग रहा है। फिर वो उसके पास भागते हुए जाती है और उसे हग करती है और उसे झूठा नाटक करते हुए बताती है कि उस बंदे ने उसे ड्रग दे दिया है। तो यहाँ पर फिर पहले तो वो उसे कार में बैठाता है। सूजी सोचती है कि ये एक्सक्यूज़ अच्छा है, वो जिन को तुरंत ही यहाँ पर कार में ले लेती है और उसे हेल्प करने के लिए बोल रही होती है। तो जिन कहता है कि मुझे सब पता है कि तुम कोई भी अनकॉन्शियस नहीं हो और पूरे होश में हो। तो फिर सूजी भी एडमिट कर लेती है और दोनों यहाँ नाइट स्पेंड करते हैं और फिर फाइनली सूजी और जिन तो रेट करने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि फिर सूजी अपनी पूरी फैमिली को इस तरीके से सबक सिखाती है कि उनकी पूरी कंपनी को ही वो बैंकरप्ट करवा देती है और यहाँ पर फिर वो लोग कोई काम के नहीं बचते हैं। सूजी की फिर लास्ट बारी होती है याओ से बदला लेने की। तो याओ तो यहाँ पर उससे बचकर भाग रही होती है। तो यहाँ पर सूजी और जिन दोनों ही उसे फॉलो करते हुए पहुंच जाते हैं। याओ तो शॉक हो जाती है कि आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढ ली। तो फिर सूजी उसके कपड़े में से ट्रैकर निकालती है और बताती है कि इसकी मदद से। फिर याओ हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने दम पर यहाँ तक पहुंची हो? बिल्कुल नहीं, तुम भी सिर्फ मेरी तरह ही हो, तुम भी किसी के ऊपर डिपेंड हो। बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए तुम भी कुछ नहीं कर सकती हो। सूजी पूछती है कि अच्छा तो आखिर मैं किस पे डिपेंड हूँ? तो फिर ये बताती है कि इस जिन के ऊपर। तुम्हें पता है ये बहुत ही बड़ी कंपनी का CEO है और तुम अब तक जो भी कर रही हो ना, सारी चीज़ों के पीछे इसका हाथ था, इसने सब कुछ हैंडल किया है, इसके बिना तुम कुछ कर ही नहीं सकती हो।
तुम्हें क्या लगा था कि लॉटरी भी तुमने खुद से जीती थी? बिल्कुल नहीं, इसकी मदद से तुमने जीती थी। हम दोनों बिल्कुल सेम है और ये तुम्हारा शुगर डैडी है जो अब तक तुम पर पैसे लुटा रहा था। तुम और मैं दोनों सेम है जो कि मैन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ऐसा बोलकर ये खूब हंसी जारी होती है, पर सूजी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो उल्टा जिन से पूछती है कि तुमने आखिर मुझे इतनी सस्ती लॉटरी कैसे जितवाई। तो फिर वो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो डर रहा था कि सूजी तो अभी गुस्सा हो जाएगी। फिर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं इस याओ को अरेस्ट करने के लिए और सूजी याओ से कहती है कि तुम्हें याद है जब सबसे पहली बार मैं जेल से छूटने के बाद आई थी तो मैंने क्या बोली थी कि तुम जेल का खाना जरूर टेस्ट करोगी, तो अब तुम्हारी बारी है। फिर यहाँ पुलिस ऑफिसर याओ को अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं। इस तरीके से सूजी अपना सारा बदला ले लेती है और फिर वो जिन से कहती है कि अब तुम क्या एक्सप्लेन करोगे। तो वो कहता है कि अब तो तुम्हें सब पता ही लग गया। वो उससे मनाने लगता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो सूजी तो यहाँ पर जिन को हक करती है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।